आर के बी स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के बी कैंफी वीडियोज में। कक्षा 12 की फिजिक्स की पिछली वीडियो में हमने आपको गोस की प्रमेय की उत्पत्ति करना बताया था। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं, गोस की प्रमेय होती क्या है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गोस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। यानी गोस की प्रमेय तो हमें पता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब इससे हम कूलाम के नियम यानी F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q2 को किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, इसके लिए अब हम गोस की प्रमेय से कूलाम के नियम को सिद्ध करके देखेंगे। तो इस आर्टिकल को करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज लिखी जाती है किस प्रकार से लिखी जाएगी वो बता दूं। इसके लिए कहेंगे कि माना कोई बिंदु O है जिस पर हमारा आवेश Q रखा हुआ है। इस आवेश से हमने R त्रिज्या का एक काल्पनिक गौसियन पृष्ठ यानी काल्पनिक गोला खींच दिया। अब इसके इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अभिलंबवत बाहर की ओर है। जब अभिलंबवत बाहर की ओर है तो थीटा इक्वल टू इसके अंदर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जो आपको गोस की प्रमेय बताई गई थी उस प्रमेय के अनुसार जो कोस थीटा की वैल्यू थी वो अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी तीव्रता जो होती है उसके बीच का कोण होता है। अब ये राशि तो यहाँ पर आप इसके लिए लिख सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मान के चलिए बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P उपस्थित है, जिस पर कोई अन्य परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस काल्पनिक गौसियन पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो इस आधार पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गोस की प्रमेय से। अतः गोस की प्रमेय से जो फाई इक्वल टू होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कोस थीटा। दोनों वैल्यूज फाई की हैं। अब जब लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी इक्वल होंगी, यानी हम ले सकते हैं ई इंटू ए इंटू कोस 0 रख लीजिए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। कोस 0 का मान 1, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन हमने चूंकि एक पूरा गोला माना है और गोले के लिए जो ए की वैल्यू होती है, गोले के लिए ए इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, या E इक्वल टू इसको दूसरी तरफ ले जाइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाता है। अगर यहाँ पर न केवल कूलाम का नियम बल्कि गोस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिद्ध करना हो तो वो भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। और चूंकि F इक्वल टू होता है E गुना Q0, इसलिए कूलाम का नियम हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ गोस की प्रमेय को लिया और गोस की प्रमेय के आधार पर वैद्युत फ्लक्स को लेते हुए हमने कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो रूप में आपका आ सकता है, या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्धारित कीजिए या फिर कूलाम का नियम की जो इसकी समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कीजिए। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे, आसानी से इसको कर भी लेंगे। अब इससे अगला टॉपिक आपका आता है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है। यहाँ पर दो प्रकार के टॉपिक आपके हो सकते हैं, एक तो गोलीय कोश के कारण और एक ठोस गोले के कारण। देखिए, अगर हम एक गोला कुछ इस प्रकार से लेते हैं जैसे कि गेंद अंदर से खोखली होती है तो वो होता है गोलीय कोश। लेकिन अगर हम एक लोहे की गोली ले लें जिसके अंदर सब कुछ लोहा भरा रहता है, वो अंदर से भी ठोस उपस्थित होती है, ठोस रूप में होती है, तो उसको गोलीय कोश नहीं बोलेंगे, ठोस गोला बोलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेकर चलेंगे गोलीय कोश के कारण
और उसके पश्चात ठोस गोले के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस प्रकार से डराइव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। तो फिलहाल हम टॉपिक लेकर चलते हैं, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले या गोलीय कोश के कारण उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निर्धारित की जाती है। तो आपको इसके लिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि माना O केंद्र से R दूरी की त्रिज्या का, या R कैपिटल R ले लीजिए इसको, R त्रिज्या का एक खोखला गोलीय कोश है या एक खोखला गोला है, जिससे हमें इसके केंद्र से हमें R छोटा r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस छोटे r की तीन कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो हो सकती है कि वो छोटा r दूरी जो है वो गोलीय कोश से बाहर स्थित बिंदु हो, एक गोलीय कोश पर उपस्थित हो और एक गोलीय कोश के अंदर। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि r दूरी पर उपस्थित बाह्य बिंदु गोलीय कोश के बाहर उपस्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गोलीय कोश के लिए अगर हम लेकर चलें गोस की परमेसी, इसमें एक लाइन और लिख लेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश इस गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित है। जो आवेश का मान है वो प्लस क्यू है और वो इसमें एक समान रूप से वितरित है, सारी जगह बराबर बराबर मान उपस्थित है क्यू का। तो इस गॉस की प्रमेय से इस आवेश के लिए हम लेकर चल सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। परंतु इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई इक्वल टू होता है वो ई ए इंटू कॉस थीटा के इक्वल होगा। और अभिलंबवत मानते हुए जो ये पृष्ठ है, ये बिंदु है, वैसे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, उस पर केंद्र से खींची गई त्रिज्या सदैव अभिलंबवत होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी अभिलंबवत की ओर ही होती है। तो थीटा इक्वल टू 0 लेते हुए यहाँ पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम E का मान निकालना चाहते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, या करके ले सकते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो A होगा इस गोलीय कोश का अक्षेत्रफल, पृष्ठ अक्षेत्रफल, जो यहाँ तक हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, ये वाला, ये त्रिज्या जिसकी स्मॉल r त्रिज्या होगी, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल को लेकर चलेंगे तो वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। लेकिन अब अगर हम इस राशि को यहाँ इसके अंदर जो गोलीय कोश उपस्थित है उसके रूप में भी लेकर चलें, तो यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व, गोलीय कोश का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ये होता है सिग्मा, छोटा सिग्मा। तो पृष्ठ घनत्व, वैसे सामान्य तौर पर आप लोगों ने घनत्व की परिभाषा पढ़ी है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। अब यहाँ पर जो घनत्व लेकर चल रहे हैं वो पृष्ठ घनत्व है और आवेश के लिए, द्रव्यमान के लिए नहीं है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के रूप में लिया जाता है, वहां पर आयतन नहीं लिया जाएगा। तो पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश की मात्रा, आवेश अपोन यहाँ पर आ जाएगा पृष्ठ अक्षेत्रफल, जो कि सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए के बराबर। लेकिन जो ये A है, ये अक्षेत्रफल इस गोलीय कोश का है, क्योंकि आवेश इस गोलीय कोश पर फैला हुआ है, आवेश इस गॉसियन पृष्ठ पर नहीं है, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश नहीं है, बल्कि इस खोखले गोले पर आवेश फैला हुआ है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर A का मान लेकर चलेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो R है वो इस गोलीय कोश की त्रिज्या है और यहाँ पर जो दूरी है वो इस गोलीय कोश के केंद्र से R दूरी पर उपस्थित बिंदु है। तो यहाँ पर ये R क्यों लिया गया, अब शायद आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। तो यहाँ पर या करके हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। जैसे ही हम इस Q की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो अतः
E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू की जगह रख देंगे 4πr² सिग्मा अपॉन r², तो 4π से 4π कैंसिल, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा r² अपॉन ε0 इंटू r² के बराबर। हम दोनों तरीके से जो भी न्यूमेरिकल में हमें पॉइंट दिए हुए होंगे कि उसमें हमें आवेश दिया हुआ है या आवेश पृष्ठ घनत्व दिया हुआ है, जिस आधार पर भी जो भी वैल्यू हमें दी गई होगी उसके अनुसार हम मान निकाल सकते हैं। हो सकता है वहां पर हमें गोले की त्रिज्या दी है, गोलीय कोष की त्रिज्या दी गई हो, तो ये तो फिलहाल हो गया गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर उपस्थित है। अब इसके पश्चात अगला पॉइंट आपका आता है कि यदि जो बाह्य बिंदु था, यानी जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोलीय कोष के पृष्ठ पर ही उपस्थित है। तो सेकंड पॉइंट लेकर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि यदि बिंदु P कोष के, गोलीय कोष के पृष्ठ पर उपस्थित हो, तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो बाह्य बिंदु की दूरी r थी वो कैपिटल R के इक्वल हो जाए। तो इसलिए E का मान जो होगा वो 1/4πε0 इंटू Q/r² के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि हमने तो स्मॉल r की जगह केवल क्या रख दिया, कैपिटल R। अब यहाँ इस सूत्र में अगर देखें तो r² कैंसिल हो जाएगा, तो अतः करके हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। जिस समय ये हमारा जो बाह्य बिंदु था या जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो पृष्ठ पर कहीं भी उपस्थित हो, तो उस आधार पर हम स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लेकर चल सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम तीसरा बिंदु भी ले लें, बिंदु P कोष के अंदर उपस्थित हो, यहाँ पर तीसरे पॉइंट में अगर हम अंदर लेकर चले तो इस अवस्था में हमारा मान क्या होगा। देखिए, जब हम गोलीय कोष के अंदर लेकर चलते हैं तो चूंकि हमारा आवेश केवल गोले के इस गोलीय कोष के केवल पृष्ठ पर उपस्थित है, क्योंकि अंदर तो ये खाली है ही, निर्वात में तो आवेश उपस्थित होगा ही नहीं। ये गोलीय चालक के रूप में भी हो सकता है, चालक भी हो सकता है, ये गोलीय कोष अचालक पदार्थ भी हो सकता है जिस पर कि आवेश उपस्थित है। अब यहाँ पर यही बात लिखेंगे, चूंकि आवेश क्यों कोष के अंदर नहीं है या कोष के ऊपर उपस्थित है, कोष के अंदर नहीं है, तो इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जब Q का मान 0 है तो इसलिए E का मान भी क्या होगा, 0 के ही बराबर हो जाएगा। यानी गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। दूसरा, इसका हम एक कारण और भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, तो चूंकि इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत आवेश क्यों फैला हुआ है और सारा का सारा हमने प्लस माना हुआ है, हमने ये भी मान लिया कि चलो इसके अंदर उपस्थित आवेश, इस बाह्य कोष के कारण उपस्थित आवेश पर तीव्रता भी उत्पन्न होती है। तो पहले बिंदु A के कारण देखिए यहाँ पर E1 हो गई सपोज करो। अब ये बिंदु B जो कि इसके ठीक अपोजिट है, इसके कारण E2, चूंकि दूरी समान है, आवेश का मान समान है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में हो गई, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, शून्य। इसी प्रकार बिंदु C के कारण जो तीव्रता होगी वो बिंदु D के कारण तीव्रता होगी, वो भी अपोजिट। यानी हर एक बिंदु के कारण जो आवेश है उपस्थित, उसके कारण तीव्रता का मान सदैव समान होगा, परंतु दो विपरीत दिशाओं में होगा। तो सभी का कुल परिणामी तीव्रता भी हम शून्य सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको लेकर चल सकते हैं, चाहे ये तरीका ले लीजिए या ये तरीका ले लीजिए। दोनों तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस गोलीय कोष के अंदर शून्य ही मानेंगे। लेकिन यह क्रिया अगर हम गोलीय कोष की जगह ठोस गोला ले लें तो उसमें नहीं होती, उसमें ये वैल्यू किस प्रकार से होती है, चलिए अब उसको लेकर चलते हैं। अब यह मानते हुए कि यह एक समान रूप से जो आवेशित था वो हमारा गोलीय कोष ने होकर ठोस गोला है। अब अगर ठोस गोला होगा तो उस गोले के अंदर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ होगा सभी जगह। तो इसमें यही लिखा हुआ है एक समान रूप से आवेशित। तो ठोस गोले में आवेश सब जगह प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, हर एक जगह ये इतना ही आवेश उपस्थित है, इस प्रकार से।
तो जब हम इसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, यह आवेश इसमें एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इसमें भी वही तीन अवस्थाएं होंगी। सबसे पहले अगर हम लेकर चलते हैं बाह्य बिंदु पर, आपको लैंग्वेज इसमें भी लिखनी होगी कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसमें क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है और इसके केंद्र O से हमें r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस समय बाह्य बिंदु पर हम इसे ज्ञात करते हैं तो इसे पूरे को हम एक आवेशित बिंदु के रूप में लेकर चल सकते हैं, इस पूरे ठोस गोले को। तो यहाँ पर तीव्रता का मान E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड में जो आपका आता है, अगर ये बिंदु पृष्ठ पर उपस्थित हो तो वहां पर E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर ही होगा। लेकिन अब मेन बात आती है कि अगर वो बिंदु कहीं अंदर उपस्थित हो, तो जिस समय अंदर उपस्थित होगा तब जाके वैल्यू बदलेगी। पहले जो था ठोस गोलीय कोश था उसके अंदर आवेश नहीं था, इसलिए जो तीव्रता का मान था वो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये हमारा ठोस गोला है जिसमें आवेश बराबर मात्रा में फैला हुआ है। अब इस हम ठोस गोले को इतना न मानकर थोड़ा सा यहां तक मान रहे हैं। मान के चलिए ये हमारा बड़ा गोला था पहले वाला, और जिसकी त्रिज्या ये थी कैपिटल आर, ये इसमें आवेश यहाँ भी प्लस क्यों फैला हुआ है, प्लस क्यों आवेश चारों तरफ तक। अब इस गोले के अंदर ये हमारा हो गया स्मॉल और दूरी पर बिंदु P। यहाँ इस पूरे गोले के अंदर, पूरे बर्तन के अंदर 10 लीटर पानी आता है। पूरे बर्तन के अंदर पानी का घनत्व जो होता है वो समान है, पूरी बाल्टी में, पूरे बर्तन में जो पानी होगा वो एक जैसा होगा। विलियन ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो क्या इस छोटे बर्तन में भी उतना ही 10 लीटर पानी ही आएगा जो कि पूरे बड़े बर्तन में आ रहा था? उतना तो नहीं आएगा, कुछ कम आएगा। तो सेम उसी प्रकार से चूंकि आवेश यहाँ सभी जगह समान रूप से वितरित था, फैला हुआ था, तो यहाँ पर इस छोटे गोले में आवेश का मान कम हो जाएगा, आवेश घट जाएगा। तो इस आवेश का मान कैसे निकालेंगे? हमने यहां पर लिखा है एक समान रूप से ठोस गोला आवेशित है, तो इसमें चूंकि गोले में आवेश घनत्व समान है, आवेश घनत्व समान है, इसलिए छोटे गोले का घनत्व इक्वल टू हो जाएगा बड़े गोले का घनत्व। अब ये जो घनत्व है ये आयतन घनत्व है, क्योंकि अब की बार इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि गोले के अंदर चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान रूप से फैला हुआ है। यानी इसका जो घनत्व है सिग्मा, छोटे गोले का सिग्मा डैश इक्वल टू बड़े गोले का। अब यहाँ पर जो घनत्व लिया गया, हम लेकर चल रहे हैं वो घनत्व, पृष्ठ घनत्व नहीं, आवेश घनत्व केवल। तो आवेश घनत्व इक्वल टू हो जाएगा आवेश की मात्रा अपॉन गोले का आयतन। यहाँ पर हम गोले का आयतन लेकर चलेंगे, गेंद के अंदर जितनी मात्रा उपस्थित है। ठोस गोला नहीं, ठोस गोला है, आवेशित गोलीय कोश नहीं है। तो अब सिग्मा, इसमें मान के चलिए आवेश हमारा क्यू डैश हो जाता है, जबकि पूरे पर हमारा क्यू आवेश था, तो इक्वल टू क्यू। अब छोटे गोले का अगर हम आयतन निकालेंगे तो वो 4πr³ हो जाएगा, गोले का आयतन, जबकि यहाँ पर 4πr² होगा। तो यहाँ पर अगर हम क्यू डैश की वैल्यू निकालें तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, क्यू इंटू r³ अपॉन r³ के बराबर ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो अब इस आधार पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इस आवेश के कारण होगी, पूरे आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होती। तो इस आधार पर तीव्रता निकाल सकते हैं E = 1/4πε0 इंटू क्यू डैश अपॉन r² के बराबर। तो यहाँ पर हम इस क्यू डैश का मान रखेंगे, न कि संपूर्ण आवेश क्यू का। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश और ठोस गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, कोश के अंदर, बाहर, पृष्ठ पर, ठोस गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ पर, इस प्रकार की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। ये भी आपका एक आर्टिकल तैयार हो जाता है। अब यहाँ इस वीडियो में तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली,
भाई इस चैप्टर में बार बार एक ही बात चली हुई है, पहले वैद्युत से तीव्रता निकालते हैं, उसके पश्चात हम वैद्युत विभव निकालते हैं। तो अब इसी प्रकार से अगली वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आएंगे वो आएगा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश और ठोस गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही लेकर चलते हैं, ज्यादा अगली वीडियो में लेकर आएंगे, अन्यथा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।